नमस्कार। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी के तहत राजस्थान के अंदर जो जल संरक्षण के पॉइंट को प्रारंभ कर चुके हैं और जल संरक्षण के पॉइंट में हमने जो पहला पॉइंट उठाया था वो राजस्थान की झीलों को लेकर हमने प्रारंभ किया है। और पीछे की क्लास में जैसे मैंने झीलों का पार्ट 1 आपके लिए डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो हमारे एग्ज़ाम में यानी रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें पहली बार ऐड किया गया है। इससे पहले हम राजस्थान की झीलों के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी भी, राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं उनमें खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। और पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था, आपसे सीधा सा प्रश्न भी निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो मैंने आपको मैपिंग के अंदर राजस्थान की सारी खारे पानी की झीलों के बारे में बताया। उसके बाद में हमने कहा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उन झीलों को क्या कहा जाता है। तो हमने कहा था भी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो पलाया झीलों के नाम से जानी जाती है। वहीं पर हमने कहा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किनका अवशेष मानी गई हैं, तो वो किनका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष मानी गई है। फिर हमने पढ़ा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं ये किस भौतिक भाग का हिस्सा है, तो वो कौन सा है, मरुस्थलीय भौतिक भाग। तो ये 3 लाइनें हमने पढ़ने के बाद में हमने राजस्थान की एक जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका अध्ययन किया था। झील का नाम था सांबर झील। अब देखिए हमारे उसी खारे पानी की झीलों के पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। वो राजस्थान में जो हम पॉइंट जो हमारा चल रहा है पार्ट 2 खारे पानी की झीलें, और खारे पानी की झीलों के अंदर हम अगर आगे बढ़े तो सांबर झील के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट झील आती है वो हमारी कौन सी है, दूसरी पंचपदरा झील। पंचपदरा झील की लोकेशन सभी को मैंने बताया था पहले वीडियो में ही। पंचपदरा झील की जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है, तो हमारी सबसे पहले इसकी स्थिति। फिर अगर हम बात करें तो इसका विस्तार, तो विस्तार इसका राजस्थान के एकमात्र जिले में है जहां पर यह फैली हुई है। फिर इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण के बारे में, और फिर इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमें हर झील के बारे में ये इतनी चीजें कम से कम पता हो। अब देखिए भाई पंचपदरा झील है, इसकी जो स्थिति है वो बाड़मेर जिले के अंदर है। स्थिति और विस्तार दोनों के दोनों हम कह सकते हैं ये झील जो बनी हुई है ये कहां पर बनी हुई है, बाड़मेर के अंदर बनी हुई है। निर्माण की अगर बात करते हैं तो इस झील का निर्माण एक पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया है। इस झील का निर्माणकर्ता कौन है, पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। पंचा नामक भील के द्वारा इसका झील का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए विशेषताओं में, तो विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई इस झील से नमक का जो उत्पादन किया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो इस झील से नमक का उत्पादन किया जाता है उसमें 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। इस झील के नमक में 98% किसकी मात्रा मिलती है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन करने वाली अगर कोई हमारी झील है, सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन करने वाली कोई झील है तो वो हमारी कौन सी है, यही पंचपदरा झील है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी हो जाएगी, पंचपदरा। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली कौन सी है, सांबर झील है। दोबारा से देखिए स्थिति की अगर बात करते हैं या विस्तार की, तो इसकी स्थिति और विस्तार कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में फैली हुई ये झील है। निर्माण किसने करवाया, तो पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, और इसी भील के नाम पर झील का नाम क्या रखा गया, पंचपदरा झील रखा गया। विशेषताओं में कि इस झील के नमक में 98% किसकी मात्रा है, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है तो वो कौन सी का है, पंचपदरा का है। अब देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा जो एग्जामों में पूछा गया इस झील को लेकर, या हम ये कहें कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आया है उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो इसी झील से आपका जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, पंचपदरा झील के अंदर यहाँ पर एक जाति आती है और जाति का नाम क्या है, खारवाल। खारवाल जाति के लोग इस झील से, खारवाल जाति के जो लोग हैं वो इस झील से मोरली नामक झाड़ी से, कौन सी झाड़ी से,
मोरली नामक झाड़ी से क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी मैं एक बार बात कर देता हूं। देखिए इसी प्रश्न को 3 अलग अलग तरीकों से पूछा गया है कि पंचपदरा झील के अंदर कौन सी जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं, यानी जाति पूछी जाती है तो हमारा आंसर क्या बनता है, खारवाल जाति के लोग। इसी प्रश्न को घुमाया जाता है कि मोरली नामक झाड़ी से खारवाल जाति के लोग राजस्थान की किस झील से नमक का उत्पादन करते हैं। अब हमारी झील पूछी जा रही है और आंसर क्या हो जाएगा, पंचपदरा झील। ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंचपदरा झील से खारवाल जाति के लोग किस चीज से नमक का उत्पादन करते हैं, तब हमारा आंसर क्या बन जाता है कि मोरली नामक झाड़ी से, सॉरी ये झाड़ी, मोरली नामक झाड़ी से क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारी कौन सी झील है, पंचपदरा झील है, जो कहां बनी हुई है, बाड़मेर में। निर्माण किसने करवाया, तो पंचा नामक भील ने। विशेषताओं में एक तो क्या खारवाल जाति के लोग यहां से नमक का उत्पादन करते हैं मोरली झाड़ी से। दूसरा, इस झील के अंदर 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है तो वो कौन सी है, पंचपदरा झील है। चलिए, आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, नहीं किया है जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, पंचपदरा झील के बाद में ऐसे ही हमारे राजस्थान की अन्य जो झीलें हैं खारे पानी की, देखिए उनसे बात करते हैं। अब ज्यादा वर्णन वाली झीलें नहीं रही हैं, सांबर झील और पंचपदरा से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद में अगर कोई झील हमसे पूछी जाती है तो वो आती है डीडवाना झील। डीडवाना झील, और ये जो हमारी डीडवाना जो झील है खारे पानी की, ये कहाँ पड़ती है, तो यानी इसकी लोकेशन, स्थिति। तो डीडवाना बिल्कुल, अगर आपके मन में अगर इसकी स्थिति बन रही है कि ये कहाँ है, नागौर जिले के अंदर है, तो आप बिल्कुल सही हो। ये कहाँ है, नागौर जिले के अंदर फैली हुई झील है। मैंने यहाँ से आपको नोट और विशेष में एक बात कही थी भी, नागौर ये राजस्थान का वो जिला है जिसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अगर कहीं हैं तो वो कौन सा जिला है, नागौर। नागौर के बाद में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जो दूसरा जिला है वो आपका कौन सा है, सीकर जिला है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ाएं नागौर के बारे में, तो आप पढ़ते हो, जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आपको एक पट्टी पढ़ने को आती है। एक तो आप पढ़ते हो लाठी श्री क्षेत्र, वो तो है मीठे जल की पट्टी। ऐसे ही नागौर में आप पढ़ते हो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, वो है खारे जल की पट्टी। और इसी खारे जल की पट्टियों के अंदर ये हमारे झीलें फैली हुई है, जिसमें डीडवाना है, डेगाना है, कुचामुन है और नावा है। जो राजस्थान में 4 खारे पानी की झीलें, डीडवाना झील कहाँ है, नागौर के अंदर है। अब मेरी बात को सुनिएगा, विशेषताओं में हमसे क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में अगर सबसे निम्न क्वालिटी का नमक, सबसे निम्न क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है तो वो कौन सी झील का है, इसी डीडवाना झील का है। सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की अभी हमने बात की थी, वो कौन सा था, पंचपदरा का। और राजस्थान में निम्न क्वालिटी का अगर नमक किसी झील का है तो वो कौन सी का है, डीडवाना झील का है। सर देखिएगा ध्यान से भाई, निम्न क्वालिटी का नमक है तो खाने के क्या हो जाएगा, अयोग्य। क्या हम खाने के काम में ले सकते हैं, नहीं जी, ये खाने के क्या है, अयोग्य है। तो सर फिर बनाते ही क्यों हैं जी, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कागज की लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी, और साथ में क्या, रासायनिक उर्वरक बनाने के अंदर इस नमक का उपयोग लिया जाता है। तो देखिएगा, डीडवाना झील कहाँ है, नागौर में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में, नागौर में। दूसरा सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला सीकर है। विशेषताओं में क्या, सबसे निम्न क्वालिटी का नमक अगर किसी झील का है तो वो कौन सी है, डीडवाना झील है। नमक खाने के क्या है, अयोग्य है। खाने के अयोग्य है तो प्रयोग में कहाँ लिया जाता है, या तो हम इससे कागज की लुगदी तैयार करें, या हम रासायनिक जो उर्वरक है, हमारे खाद बनाने के जो कारखाने हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर कि यहाँ पर रासायनिक उर्वरक बनाने का कारखाना भी है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर एक कारखाना स्थापित किया गया जिसको हम कहते हैं राजस्थान, या आप लिख देते हो स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक कारखाने की स्थापना की गई है।
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक जो कारखाना है ये राज्य सरकार के अधीन यहाँ पर कार्यरत कारखाना, जहां से क्या बनाया जाता है, केमिकल। केमिकल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, खाद। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक जो कारखाना है वो हमारा कौन सी झील में स्थापित किया गया है, डीडवाना के अंदर। इस कारखाने की स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। ध्यान दीजिए, नमक से जुड़े हुए 2 कारखाने थे। मैंने आपको सांबर झील बताई थी, वहां पर मैंने कहा था हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के सहयोग से हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड कारखाने की स्थापना की गई है। हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड कारखाना, ये जो हमारा कारखाना है ये केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि नाम आ गया। देखो यहां पर क्या नाम आ रहा है, हिंदुस्तान, और यहां पर क्या आ रहा है, राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट आ रहा है तो ये राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है, और हिंदुस्तान आ रहा है तो ये किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कारखाना है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। राज्य सरकार की 40% की भागीदारी है और केंद्र सरकार की 60% की भागीदारी है इस कारखाने में। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1964 के अंदर की जाती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में। तो ये हमारे कारखाने, मैंने कहा था इस कारखाने से देश का कुल 8.7% नमक का उत्पादन, और इसी कारखाने से राज्य का लगभग 80% नमक का उत्पादन होता है। कुछ याद आ रहा होगा पिछली क्लास में, तो देखिएगा डीडवाना स्थिति नागौर के अंदर सबसे निम्न क्वालिटी का अगर नमक किसी झील का है तो वो कौन सी का है, डीडवाना का है। नमक खाने के अयोग्य है। नमक का उपयोग कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है, रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक कारखाने की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आप बनाइए इस झील के बारे में, जो लाइनें लिखनी है वो कीजिए नोट। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 झीलें हो चुकी हैं। सांबर झील, सांबर के बाद में हमने खारे पानी की जो झील पड़ी है वो हमारी कौन सी थी, पंचपदरा झील। पंचपदरा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो झील है वो कौन सी है, डीडवाना झील है। ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, डीडवाना से आगे चलें तो देखिए अब डीडवाना झील के बाद में राजस्थान की छोटी छोटी और कुछ खारे पानी की झीलें हैं, उनकी मैं यहाँ पर बातें कर देता हूँ। जैसे कि हमसे पूछा जाता है एक जो हमारी झील है जिसका नाम है रेवासा झील, और रेवासा झील, ये जो रेवासा झील है सभी को नाम लिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कहाँ पर है, तो रेवासा झील सिक्कर में। मैंने कहा था इसी रेवासा पहाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी पड़ती है रेवासा, इसी पर आपके जीवन माता का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है ना। तो रेवासा झील, यहीं पर मैं और झील ले लेता हूँ। रेवासा के बाद में जैसे कि हम साथ में ही अध्ययन करते चले, रेवासा के अलावा एक जैसे नावा झील है। ये नावा झील नागौर के अंदर है। नावा झील कहाँ है, नागौर के अंदर है। ऐसे ही हम और झीलें उठा लेते हैं। नावा के बाद में एक हमारी कावोद झील, इससे भी प्रश्न आता है, और कावोद झील इसकी लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले तो आपको जो पिछले पार्ट देख चुके हैं उन बच्चों के इन झीलों के नाम लिखते ही जिलों का पता होना चाहिए। देखो भाई, रेवासा झील कहाँ है, तो सिक्कर जिले के अंदर है। रेवासा झील कहाँ है, सिक्कर। नावा झील ये कहाँ है, तो ये हमारी नागौर के अंदर है। नावा झील कहाँ है, नागौर में। और कावोद झील, कावोद और पोखरण, मैंने कहा था ये दोनों कहाँ बनी हुई है, जैसलमेर जिले के अंदर है। तो ये सबसे पहले इन तीनों की लोकेशन हमें पता हो, रेवासा सिक्कर, नावा नागौर, कावोद जैसलमेर के अंदर। अब देखिए इनसे 1 लाइनर प्रश्न है और तीनों ही काफी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, एक एक लाइन के प्रश्न बनते हैं। यहीं पर बोर्ड पे याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो सिक्कर से आपसे क्या पूछा जा सकता है, इस झील से यानी रेवासा झील से, तो कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा है जिनकी रचना है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। ध्यान रखना, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, पर नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है ना। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, उन्हीं कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा गया था और एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको आप पढ़ते हो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। ये रचना हमारे कर्नल जेम्स टोड की है, ठीक है ना, जिसका हिंदी में अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। इसी से हमारी राजस्थान का इतिहास चलता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में अगर किसी झील का वर्णन किया है तो वो झील कौन सी है? रेवासा झील है। एग्जामिनर आपसे प्रश्न क्या करेगा कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपने ग्रंथ में राजस्थान की एकमात्र वर्णित झील कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र जो वर्णित झील है वो कौन सी है? रेवासा झील। आप यहां पर नीचे लिख सकते हो कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एकमात्र वर्णित झील राजस्थान की, कर्नल जेम्स टोड की ही रचना है और उनके द्वारा एकमात्र इसी झील का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो यहां से आपका जो प्रश्न बनता है वो क्या है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस झील का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेवासा झील। वहीं पर नावा झील, अब इधर आइए, नावा झील की बात करते हैं तो ये नागौर जिले में बनी हुई है और इसी नावा झील के अंदर राज्य का प्रथम काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा, राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है। इसे ही परियोजना कह देते हैं कि मॉडल सोल्ट परियोजना। इस परियोजना का जो नाम है वो क्या है? मॉडल सोल्ट परियोजना राजस्थान की कौन सी झील में प्रारंभ की गई है? तो वो झील कौन सी हो जाएगी? नावा झील। एकमात्र प्रश्न है पर शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क किस झील में स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा है? नावा झील, नागौर। और इसी परियोजना को अगर हम कहें तो इस परियोजना को नाम दिया गया है मॉडल सोल्ट परियोजना। राजस्थान की कौन सी झील में प्रारंभ की गई है? तो वो झील कौन सी है? नावा झील, नागौर। ऐसे ही हम आते हैं कावोद झील। कावोद झील जो हमारी जैसलमेर में है, यहां से हमारे लिए क्या प्रश्न है? तो कावोद झील की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान में सर्व आयोडीन की दृष्टि से, राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक, राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील का है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कावोद झील। अब मेरे प्रश्नों को ढंग से सुनना, यहां पर एक शब्द आया और आंसर बदल दिया। क्या आया? आयोडीन की दृष्टि। अगर ये शब्द लग गया तो हमारा आंसर क्या बना? कावोद झील। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का? तो पंचपदरा का। यानी कहीं पर भी हमें नमक की क्वालिटी नहीं दे रखी, हमसे पूछा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का? तो पंचपदरा का। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील? तो सांबर। राजस्थान में निम्न क्वालिटी का नमक? तो डीडवाना का। और राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील का? तो वो कौन सी हो जाएगी? कावोद झील। तो ये हमारी 3 झीलें एक साथ मैंने यहाँ पर उठाई है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट झीलों से, राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनसे कोई और प्रश्न बचता है तो हम पढ़ लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सी झील को लिया है? रेवासा झील। कहाँ है? सीकर में है। सबसे पहले तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। सीकर के कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में एकमात्र रेवासा झील का क्या किया है? वर्णन किया है। दूसरी हमारी झील कौन सी? नावा। है कहाँ? नागौर। यहां से प्रश्न साथ में याद रखते जाइए। नागौर राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला। इसी नागौर के अंदर, इसी नावा झील में राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडल सोल्ट परियोजना के नाम से जानते हैं। फिर आइए कौन सी झील पर? कावोद झील। कावोद झील है कहाँ? तो जैसलमेर के अंदर है। प्रश्न क्या कि राजस्थान में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील का? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कावोद झील हो गया। इसी प्रकार से हमारे सामने अब हम इस राजस्थान के खारे पानी की झीलों में अंतिम की ओर बढ़ते हैं। कुछ झीलें छोटी छोटी और बची हैं जिनसे हमसे वन लाइनर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपकी एक झील है जिसका नाम है बाप झील, और बाप झील पड़ती है जोधपुर में। बाप झील कहाँ है? जोधपुर के अंदर। देखिए मैं पहले झीलें ले लेता हूँ। जैसे कि आपकी बाप झील है
और बाप झील हमारी कहाँ बनी हुई है, जोधपुर के अंदर। ऐसे ही आपकी एक झील बसती है जिसका नाम है लूणकरणसर झील, और लूणकरणसर झील जो है ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर। ऐसे ही आपकी एक झील है जिसका नाम है ताल छापर झील, और ताल छापर झील ये कहाँ है, चूरू के अंदर है। लोकेशन सबकी सबसे पहले लूणकरणसर झील, इधर आपकी कौन सी, ताल छापर झील। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम उठाते हैं भाई बाप झील, सबकी लोकेशन नोट कर दो इसमें कहाँ कहाँ है। तो बाप झील कहाँ है, जोधपुर में है। लूणकरणसर झील कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है, अरे राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर। ताल छापर ये झील कहाँ है, चूरू के अंदर है। ताल छापर झील कहाँ है, चूरू में। अब मेरे प्रश्नों को सुनिएगा, क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है इन झीलों को लेकर। बाप झील की बात करते हैं तो यहाँ राज्य का प्रथम, यहाँ से भी फिर प्रथम की बात है, राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र किस झील में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र अगर किसी झील में लगाया गया है तो वो झील कौन सी है, बाप झील है। राज्य का प्रथम क्या लगाया गया है, कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र किस झील में स्थापित किया गया है, तो वो हमारी झील कौन सी है, बाप झील, जोधपुर में। और ध्यान रखना ये क्या है, राज्य का प्रथम है, ठीक है ना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र है बाप झील, जोधपुर में। ऐसे ही हम अगर लूणकरणसर झील से पढ़ते हैं तो यहां से क्या प्रश्न बनता है, इसे माना गया है उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झीलों में शामिल कौन सी झील है राजस्थान की, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील। उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झीलों में राजस्थान की जो झील शामिल है वो कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील। उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झीलों में शामिल राजस्थान की झील राजस्थान की जो झील है वो कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील। तो आपसे एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि राजस्थान की किस झील को उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झील माना गया है, तो वो झील कौन सी है, लूणकरणसर झील, और कहाँ है, तो बीकानेर में। ताल छापर झील चूरू के अंदर है। वैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान में ये जो ताल छापर झील है, इसी झील के पास में एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसको आप वन्य जीव अभ्यारण्य का पॉइंट रेट में जो ऐड भी किया गया है उसमें आप पढ़ते हो कि इसी ताल छापर झील के पास में ही एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो इसी के नाम पे है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंदर स्थित है। और ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण यानी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध ये जो झील है ताल छापर झील चूरू के अंदर, जिसके अंदर ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है, और ये कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध झील है। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी खारे पानी की जो झीलें हैं हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। देखिए मैं पहली क्लास को और दूसरी क्लास को दोनों को यहाँ पर मिक्स कर देता हूँ। वैसे तो जो भी बच्चा जिसने पहली क्लास आपने नहीं देखी है खारे पानी की, वो वहाँ से जाकर देखिए पहले, तभी ये नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा। फिर भी 5 मिनट का टाइम लेकर मैं इसे रिपीट करता हूँ, फिर हम राजस्थान के अंदर नेक्स्ट पार्ट को प्रारंभ करेंगे। राजस्थान के अंदर जो मीठे पानी की झीलें हैं उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमने कहाँ से पढ़ना प्रारंभ किया, हमने कहा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी 33 सागर का अवशेष मानी गई है। हमने फिर क्या कहा कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें पलाया झीलें कहा जाता है। जैसे कि भारत में जो खारे पानी की झीलें हैं केरल में उन्हें कयाल के नाम से जानते हैं। जो उड़ीसा के ऊपर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो चिल्का झील, उसे हम लेगून झील का उदाहरण मानते हैं। यानी तटीय स्थानों पर, और मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से बना के बताया था, तटीय स्थानों पर जितनी भी खारे पानी की झीलें होती है वो लेगून झीलें कहलाती है। परंतु केरल इसका अपवाद कह सकते हैं। केरल तट पर होते हुए भी मालाबार तट पर है, परंतु वहां पर जो खारे पानी की झीलें हैं वो कयाल कहलाती है, और इसलिए सबसे ज्यादा पूछा भी गया है प्रश्न। वैसे ही राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो पलाया कहलाएंगी। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मैंने आपको डायग्राम में बना के बताया था। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हैं। जब जिला पूछा जाए तो नागौर जिले में है। फिर मैंने आपको 8 जिले दिए थे। मैं क्या, ये 8 वो जिले हैं जिनमें राजस्थान के अंदर सारी खारे पानी की झीलें सीमित हो जाती है।
जिनमें सबसे पहला आपका बीकानेर था, ऊपर ही ऊपर याद कीजिए अगर आपने पहली क्लास से पढ़ रहे हो। बीकानेर में कौन सी थी? लूणकरणसर झील थी। बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर में कावोद और पोकरण झीलें, जैसलमेर में कौन सी थी? कावोद और पोकरण। जैसलमेर के नीचे आए तो बाड़मेर जिला, बाड़मेर में तो पंचपदरा है, बाड़मेर में कौन सी थी? पंचपदरा। जैसलमेर के सामने इस साइड में निकले तो हमारा जोधपुर जिला, जोधपुर में दो खारे पानी की झील, एक तो बाप झील और एक फलोदी झील, बाप और फलोदी दोनों जोधपुर में। फिर आगे गए तो नागौर, नागौर में 4 खारे पानी की झीलें, जिनमें एक तो आपकी डेगाना, डीडवाना, कुचामुन, नावा, डेगाना, डीडवाना, कुचामुन और नावा। फिर नागौर से सामने सिक्कर, सिक्कर में 3 खारे पानी की झीलें, रेवासा, कोछोर, पिथमपुरी, रेवासा, कोछोर और पिथमपुरी, ये हमारी सिक्कर में। ऊपर चूरू, सिक्कर के ऊपर निकलोगे तो चूरू, शेखावाट, और चूरू के अंदर एकमात्र कौन सी? ताल छापर खारे पानी की झील। फिर चूरू सिक्कर से नीचे आओगे तो जयपुर राजस्थान की राजधानी, और राजस्थान की राजधानी में राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झील है खारे पानी की, वो कौन सी? सांबर झील। ये हमने सामान्य इंट्रोडक्शन में पढ़ा था झीलों के। फिर मैंने आपको बताया था भी राजस्थान में ये जो झीलें हैं, इनमें सबसे पहले मैंने सांबर झील को पढ़ाया। मैंने कहा सांबर झील की जो स्थिति है वो फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जयपुर में है, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जयपुर में ये स्थित झील है। राजस्थान में इस झील का विस्तार 3 जिलों में है, 3 जिलों में फैली हुई, जिसमें जयपुर, अजमेर और नागौर, जयपुर, अजमेर और नागौर था। मैंने कहा इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। फिर हमने आगे पढ़ना प्रारंभ किया विशेषताएं, और विशेषताओं में मैंने कहा इस झील में अपना जल गिराने वाली नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल। फिर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड कारखाने की स्थापना की गई। इस कारखाने से देश के कुल नमक का 8.7% और राज्य के कुल नमक का 80% नमक उत्पादन किया जाता है। इस कारखाने में केंद्र सरकार का सहयोग 60% का और राज्य सरकार का सहयोग 40% का है। यहीं पर हमने कहा तो देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी? सांबर। तो राज्य का भी सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली सांबर। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट प्रारंभ किया। मैंने आपको कहा 1971-72 के अंदर ईरान के एक शहर में रामसर नामक स्थान पर एक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं रामसर समझौता। इस समझौते के तहत विश्व के उन स्थलों को शामिल किया जाना था जो पर्यटन के क्षेत्र में नम भूमि क्षेत्र हों, उनका विकास करना था। और इसी समझौते का हिस्सा भारत 1982 में बना। और भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मैंने आपको कहा लगभग भारत के 48 स्थल रामसर समझौते के अंदर शामिल किए गए हैं। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रामसर स्थल ऐसे होते हैं जिन्हें स्थल को विकसित लगातार बढ़ाया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर। तो कहीं पर ये आपको 42 आंकड़ा मिलेगा, अगर पुरानी किताबें आपके पास है तो वहां पर अभी तक आपको 28 ही मिलेगा। परंतु राजस्थान हम पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के इसमें मात्र 2 स्थल हैं। राजस्थान के रामसर स्थल में कितने स्थल हैं? 2। एक तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा सांबर झील है। केवलादेव को 1983 में रामसर साइट घोषित किया गया, सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। यहां तक आप समझ पाए होंगे। इन्हीं रामसर स्थलों को हम वेटलैंड भूमि क्षेत्र कह देते हैं, इन्हीं को हम आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं, इन्हीं को हम नम भूमि क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? फिर मैंने क्या कहा कि सांबर झील के किनारे सर्दियों में कुछ प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, जिनमें एक तो कुरंजा और एक राजहंस। कुरंजा जोधपुर जिले का शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव का पॉइंट आपके जोड़ा गया है। कुरंजा वन्य जीव का शुभंकर है, सॉरी वन्य जीव का नहीं, कुरंजा जोधपुर जिले का शुभंकर है, तो आपका राजहंस नागौर जिले का शुभंकर बनाया गया है। ये दोनों इस झील के किनारे घूमने के लिए आते हैं।
और मैंने क्या कहा, सांबर झील वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जैसे वर्तमान में किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है, वैसे ही हमारे सांबर झील भी बनी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जब इस झील के किनारे राजहंस घूमने आए तो उनकी भारी संख्या में यहाँ पे क्या हुई है, मृत्यु हुई है। इस कारण लगातार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में फर्स्ट पृष्ठ के ऊपर आता था, क्योंकि ये रामसर समझौता विश्व का मुद्दा है, रामसर साइट का हिस्सा है सांबर झील। इसी झील के किनारे मैंने आपको कहा कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें आपका एक तो देवयानी तीर्थस्थल जो तीर्थों की नानी है, वो सांबर झील के किनारे मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर झील के किनारे। यहीं पर आपकी नालीसर मस्जिद पड़ती है सांबर झील के किनारे। मैंने कहा एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, सांबर झील। ये पीछे की क्लास में हमने इतना अध्ययन किया। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पंचपदरा झील बाड़मेर में है, पंचा नामक भील ने निर्माण करवाया, 98% NaCl की मात्रा है। खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। फिर मैंने कहा डीडवाना झील। डीडवाना झील की बात करें तो राजस्थान में सबसे निम्न क्वालिटी का नमक, क्वालिटी निम्न है तो खाने के अयोग्य है, तो प्रयोग कहाँ लेंगे, रासायनिक उर्वरक बनाने में। तो रासायनिक उर्वरक बना कौन रहा है, राज्य सरकार। राज्य सरकार ने 1960 के अंदर यहाँ पर कारखाने की स्थापना की है, जिसको हम क्या कहते हैं, कारखाने की जो स्थापना की है उसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नोट लगा के एक बात लिखिएगा जो मैं भूल गया। देखिए जब हम डीडवाना झील की बात कर रहे थे तो वहाँ हम नोट और विशेष के अंदर एक बात पढ़ सकते हैं कि डीडवाना झील के अंदर जो नमक बनाने वाली, डीडवाना झील में जो नमक बनाने वाली निजी कंपनियां हैं, डीडवाना झील में जो नमक बनाने वाली जो निजी कंपनी है, उस निजी कंपनी को क्या कहा जाता है, देवल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि नमक बनाने वाली निजी कंपनियों को क्या कहा जाता है, तो देवल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जो डीडवाना झील में नमक बनाने वाली जो निजी कंपनियां हैं, उन निजी कंपनियों को हम किस नाम से जानते हैं, देवल के नाम से जानते हैं। ये डीडवाना झील में आप नोट कर सकते हैं। फिर हमने झीलें पढ़ी, जैसे बाप झील कहाँ है, तो जोधपुर में। किस लिए याद रखनी है गुरुजी, तो यहाँ पर राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया। लूणकरण श्री झील कहाँ है, तो बीकानेर में है। ये क्यों याद रखें, क्योंकि उत्तरी भारत की प्रमुख खारे पानी की झीलों में शामिल झील है। ताल छापर नाम ही काफी है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है। ऐसे ही हमने और झीलें पढ़ी थी, आपकी सर हमने एक रेवासा झील पढ़ी थी। रेवासा क्यों याद रखें, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने उसका वर्णन किया है, एकमात्र झील है। ऐसे ही हमने नावा झील पढ़ी नागौर की, वहां पर राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलों का विस्तृत अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दिया गया ये जो मैटर है ये काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी क्लासें और मेरे साथियों के जो क्लासें चल रही है वो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ।